Hello all, welcome to JSD Economics class. This is my lecture 5th on Theory of Production and Cost. In this lecture we will talk about the elasticity of substitution. Previous lecture में मैंने बताया था शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या है और आईपी कर्व, कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन, ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आगे हम बढ़ने से पहले चूँकि हमें पढ़ाना था कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्शन फंक्शन यानी CES प्रोडक्शन फंक्शन, लेकिन उस प्रोडक्शन फंक्शन को समझने से पहले इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है ये समझना बहुत ज़रूरी है। इस टर्म के क्लियर होने के बाद आपको CES प्रोडक्शन फंक्शन समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये जो इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन है इसको कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में, जैसा कि मैंने बताया था कि इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन कॉफ डगलस ये मानता है कि ये 1 होती है और कांस्टेंट होती है। CES प्रोडक्शन फंक्शन में भी इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन कांस्टेंट होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि उसकी वैल्यू 1 हो, वो 2 भी हो सकती है, लेस देन 1 भी हो सकती है। तो किन कंडीशंस में इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन 0 होती है या इन्फिनिट होती है, इन सब के बारे में भी आज हम स्टडी करेंगे। देखिए, इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन का जो फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन लेबर अपॉन कैपिटल रेशियो अपॉन परसेंटेज चेंज इन मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। देखिए, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन जो होता है वो स्लोप ऑफ द आईपी कर्व होता है। आइसो प्रोडक्ट कर्व जिसको इक्वल प्रोडक्ट कर्व भी कहा जाता है, और जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि जब दोनों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लेबर और कैपिटल दोनों ही वेरिएबल होते हैं तो किस तरह से उनके रेशियो को चेंज कर करके सेम आईपी कर्व पर रहा जा सकता है। और जो सेम आईपी कर्व है इसके जितने भी कॉम्बिनेशन है, चाहे कॉम्बिनेशन ए लीजिए, बी लीजिए या कोई और कॉम्बिनेशन लीजिए, हर पर हमको सेम लेवल ऑफ प्रोडक्शन मिलता है। यानी कि अगर हम कहें कि इस आईपी कर्व पे 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन हो रहा है तो इसके किसी भी पॉइंट पे 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन होता है। इसका रीज़न ये है कि जो लेबर और कैपिटल को आपस में रेशियो चेंज किया जाता है वो कुछ इस अकॉर्डिंग किया जाता है कि जो प्रोडक्शन की यूनिट है वो हमको सेम मिले। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, हमने एक पॉइंट ए लिया है, पॉइंट बी लिया है। हम ये मान लेते हैं कि पॉइंट ए पर हम 6 यूनिट्स ऑफ कैपिटल को यूज़ कर रहे हैं और 4 यूनिट्स ऑफ लेबर को यूज़ कर रहे हैं। तो आप देखिए, हम यहाँ मान लेते हैं कि मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन हमारा 2 है। यहाँ पर आप देखिए जो कैपिटल और लेबर के रेशियो में जो चेंज हो रहा है, यानी कि पहले हम 6 यूनिट्स ऑफ कैपिटल यूज़ कर रहे थे और 4 यूनिट्स ऑफ लेबर यूज़ कर रहे थे, तो कैपिटल लेबर का रेशियो क्या आया, 6/4 इज इक्वल टू 1.5। ठीक है, अभी हमने इसको परसेंटेज में नहीं निकाला है, हमने 6 यूनिट्स ऑफ कैपिटल और 4 यूनिट्स ऑफ लेबर को जब डिवाइड किया तो वो हमारा बना 1.5। अब इसी तरह से अगर हम पॉइंट बी पर देखें तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, 1 यूनिट कैपिटल को कम कर रहे हैं और 1 यूनिट लेबर को बढ़ा रहे हैं। यानी कि जो मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन है यहाँ पर 1 है, 1 ही कैपिटल कम करके 1 ही लेबर हम बढ़ा रहे हैं, तो हमारा जो मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन है वो 1 हो गया। तो ठीक है, अब आप देखिए कि पॉइंट बी पर जो लेबर और कैपिटल है वो 5/5 है, यानी इक्वल टू 1 के है। अब हमें देखना है चेंज, परसेंटेज चेंज इन लेबर अपॉन कैपिटल रेशियो, यानी लेबर अपॉन कैपिटल रेशियो यहाँ पर 1.5 था और फिर क्या हो गया, 1 हो गया, और मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन जो 2 था वो 1 हो गया, यानी 1.5/1 ये हो गया लेबर कैपिटल रेशियो। और मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन का जो रेशियो है 2/1, तो जब हम परसेंटेज में निकालते हैं तो ये आएगा 33% और मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन परसेंटेज में निकालने पर आएगा 50%। तो अब हम इसको फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, परसेंटेज इन लेबर अपॉन कैपिटल रेशियो 33% और परसेंटेज चेंज इन मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन इज इक्वल टू 50, यानी कि 0.66% ये आएगा। तो जितना लेबर और कैपिटल रेशियो अपॉन मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, यानी कि जो इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो जितना ज़्यादा आता है, इसका मतलब है कि लेबर और कैपिटल उतने ही अच्छे सब्स्टिट्यूट हैं, उतने ही क्लोज सब्स्टिट्यूट है। और इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन की वैल्यू जितनी कम आती है, इट मीन्स कि जो लेबर और कैपिटल आपस में जो रेशियो है वो एक अच्छे सब्स्टिट्यूट, लेबर और कैपिटल क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है। ठीक है, अब हम स्टडी करेंगे कि इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन की वैल्यू कब 0 होती है और इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन की वैल्यू किन केसेस में इनफाइनाइट होती है। चलिए, इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन इन केस ऑफ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, यानी परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के जब हम लेबर को कैपिटल से पूरी तरह से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, यानी कि उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी आपस में बराबर होती है। ऐसे में देखिए, जब हम कैपिटल की मार्जिनल कैपिटल को हम देखते हैं कि ये क्या होता है, आईपी कर्व जो होता है वो हमारा एक स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है कि इसके हर एक पॉइंट पर मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन क्या होती है, कांस्टेंट होती है। कांस्टेंट का मतलब होता है कि अगर हम एक लेबर
को बढ़ा रहे हैं तो एक कैपिटल को कम कर रहे हैं, 2 लेबर बढ़ा रहे हैं तो 2 कैपिटल कम कर रहे हैं, तो जो मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन हमारा निकलता है वो सब पॉइंट पे बराबर होता है, इसका मतलब वो कांस्टेंट होता है। सपोज यहाँ पर हम 3 यूनिट्स ऑफ कैपिटल 1 यूनिट ऑफ लेबर ले रहे थे, ए पॉइंट पे थे, तो मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन 1 था। अब हमने क्या किया, लेबर को कम, कैपिटल को कम किया, 3 से 2 पे 1 यूनिट कैपिटल कम किया, 1 यूनिट लेबर को बढ़ाया, तो 1 ही यूनिट हम कम कर रहे हैं, तो मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन 1 है। पॉइंट बी पर भी, पॉइंट सी पर भी हम देखते हैं कि 1 यूनिट ही हम कैपिटल को कम कर रहे हैं और 1 यूनिट ही लेबर को हम बढ़ा रहे हैं। तो ऐसे में हम देखते हैं जो मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन वो है क्या, हमारी हर पॉइंट पे हमारी 1 है, यानी कि जब लेबर और कैपिटल का रेशियो निकाला जाता है तो लेबर अपॉन कैपिटल रेशियो क्या होगा, 1/1 इज इक्वल टू 0। तो अब आप हम इसको केस में जो हमारा फॉर्मूला था उसमें हम पुट ऑन करते हैं, यानी इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन लेबर अपॉन कैपिटल रेशियो, लेबर अपॉन कैपिटल रेशियो अपॉन परसेंटेज इन चेंज इन मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। तो मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन निकालने का फॉर्मूला क्या था, डेल्टा एल बाई डेल्टा के। तो डेल्टा एल बाई डेल्टा के हर बार क्या होगा, लेबर की 1 यूनिट बढ़ा रहे हो और कैपिटल की 1 यूनिट कम कर रहे हैं, यानी 1/1 इज इक्वल टू 0। तो जब मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन की वैल्यू 0 है तो उसको किसी भी चीज़ से हम कुछ ना डिवाइड, भले ही यहाँ पर लेबर कैपिटल का रेशियो कुछ भी क्यों ना हो, जब हम 0 से किसी चीज़ को डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू आती है इनफाइनाइट। इसीलिए हम कहते हैं कि जब हमारा आईपी कर्व एक स्ट्रेट लाइन होता है परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के कंटेक्स्ट में, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के कंटेक्स्ट में, तो इसकी वैल्यू जो इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो हमेशा इनफाइनाइट होता है। ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है नेट के एग्जाम में कि कब जो है इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन की वैल्यू इनफिनाइट होती है और कब 0 होती है। तो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के कंटेक्स्ट में हमने देखा इसकी वैल्यू हमेशा इनफिनाइट होती है। चलिए अब हमें पढ़ना है कि इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट के कंटेक्स्ट में क्या होता है, लेबर और कैपिटल, यानी जो आईपी कर्व होता है वो एक एल शेप्ड का होता है। एल शेप का होता है क्योंकि दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। एक तो हम देखते हैं कि यानी कि कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है कि अगर एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हम बढ़ाते जा रहे हैं और दूसरे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में चेंज नहीं कर रहे हैं तो प्रोडक्शन में कोई चेंज नहीं होगा। हमको सेम रेशियो में दोनों को बढ़ाना होगा, जितना लेबर उतना कैपिटल, तभी हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा। सपोज़ ये हमारा जो आईपी कर्व है वो एल शेप्ड का है जिसमें 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन हो रहा है। हम यहाँ पर पॉइंट ए ले लेते हैं, यहाँ पर हम 1 यूनिट ऑफ लेबर 2 यूनिट्स ऑफ कैपिटल को यूज़ कर रहे हैं और 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं। अब सपोज़ कि हम कैपिटल को बढ़ाते जा रहे हैं, 2 से यहाँ 4 पे, 4 से 6 पे, 8 पे, जो भी हम अगर कैपिटल को बढ़ाते जा रहे हैं तो तब भी हम क्या हो, सेम आईपी कर्व पर बने हुए हैं, यानी कि प्रोडक्शन में कोई चेंज नहीं हो रहा। क्यों, क्योंकि हम लेबर को नहीं बढ़ा रहे हैं। तो ऐसे में जब हम कैपिटल को बढ़ाते चले जा रहे हैं तो आप देखिए कैपिटल को बढ़ाने पर हमारी प्रोडक्टिविटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है, यानी कि जो कैपिटल की प्रोडक्टिविटी है वो क्या है, 0 है। तो जब हम मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन निकालते हैं डेल्टा एल बाई डेल्टा के, तो डेल्टा एल कुछ भी क्यों ना हो, जब डेल्टा के 0 है तो हमने जैसे कि बताया था 0 से जब हम किसी चीज़ को डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है, इनफिनिट होती है। तो हम देखते हैं कि जब ये मार्जिनल ये एल शेप्ड का होता है तो जो भी वाई एक्सिस के पैरेलल वाला, यानी कि जो ये वाले हिस्सा होता है, इसमें मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन हमेशा हमारा इनफिनिट होता है, और ये जो एरिया होता है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है, इस पे मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन की वैल्यू हमेशा 0 होती है। अब इसको भी हम प्रूफ कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे पॉइंट ए पे हमने कहा था लेबर की हम 1 यूनिट ले रहे थे और कैपिटल की 2 यूनिट्स ले रहे थे। अब यहाँ पर हम लेबर को बढ़ाते जा रहे हैं 2, 3, 4, 5, लेकिन कैपिटल की हम सेम यूनिट्स को कैपिटल की सेम यूनिट्स को लेकर प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो हम देखते हैं कि हमें सेम लेवल ऑफ प्रोडक्शन मिल रहा है, यानी कि प्रोडक्शन में कोई चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब लेबर की जो प्रोडक्टिविटी है वो क्या है, 0। तो MRTS एल के बराबर क्या था, डेल्टा एल बाई डेल्टा के। तो डेल्टा एल हमारा 0 है, और 0 जैसे कि हमने पहले बताया था कि 0 अगर 0 ऊपर रहता है और नीचे कोई भी वैल्यू क्यों ना हो, हमेशा उसकी वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। तो ऐसे में डेल्टा के कुछ भी क्यों ना हो, 0 अगर ऊपर है तो उसकी वैल्यू हमेशा 0 हो जाएगी। अब आपने देखा कि हमने निकाला यहाँ पे, हमें इसको फॉर्मूले में हम पुट करते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज इक्वल टू डेल्टा परसेंटेज चेंज इन लेबर अपॉन कैपिटल अपॉन परसेंटेज चेंज इन मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। तो परसेंटेज चेंज इन लेबर अपॉन कैपिटल, इसमें क्या है, यहाँ पर कैपिटल की प्रोडक्टिविटी 0 है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू 0 इसमें, और यहाँ पर क्या है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज इक्वल टू 0। तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी अपॉन लेबर अपॉन कैपिटल जब 0 है तो 0 से, अब भाई MRTS कुछ भी क्यों ना हो, हमने जैसे कि बताया अगर 0 ऊपर है और हम उसको किसी भी चीज़ से क्यों ना डिवाइड करें, हमारी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। तो मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन यहाँ कुछ भी क्यों ना हो, इसकी वैल्यू हमेशा 0 आएगी। तो इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन हमारा क्या आया,
ज़ीरो आया। तो जब हम देखते हैं कि मार्जिनल रेट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन कुछ केसेस में 1 भी हो सकती है, कुछ केसेस में 1 से कम भी हो सकती है, कुछ केसेस में 1 से ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन जब सब्स्टिट्यूट की बात करते हैं, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट की बात करते हैं, तो उसमें हमारी इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन हमेशा इनफाइनाइट होती है और कॉम्प्लीमेंट के कंटेक्स्ट में इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन हमेशा ज़ीरो होता है। देखिए, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही है, और किसी भी प्रोडक्शन फंक्शन को समझने के लिए, चाहे वो कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन हो, क्योंकि कॉफ डगलस में भी ये बात कही गई है कि जो इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो कांस्टेंट तो होती है, लेकिन उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। और CES जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाएंगे, कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्शन फंक्शन, उसमें भी इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन की वैल्यू कांस्टेंट होती है, लेकिन ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि वो 1 के बराबर हो। वो 1 भी हो सकती है, लेस देन 1 भी हो सकती है, और ग्रेटर देन 1 भी हो सकती है। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के कंटेक्स्ट में वो इनफाइनाइट भी हो सकती है, और कॉम्प्लीमेंट के कंटेक्स्ट में वो 0 भी हो सकती है। आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा, और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।